हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे आप पता है हमारा जो कोर्स चल रहा है हिंदी का और उत्तराखंड का, उसके लिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको हिंदी भी डीपली कराऊंगा और उत्तराखंड का भी टॉपिक वाइज। हिंदी का हमारा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2 या 2.5 महीने में, लेकिन उत्तराखंड में 5-6 महीने लगेंगे क्योंकि उत्तराखंड ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहे, मैं आपको एक एक टॉपिक कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से हम करेंगे। मतलब जैसे कि एक कोचिंग में नोट्स प्रोवाइड होते हैं वही मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहले आज हिंदी में शुरुआत में क्या करेंगे। दूसरी चीज़, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में हम व्याकरण भी पढ़ेंगे, पत्रकारिता भी पढ़ेंगे और साहित्य भी पढ़ेंगे, जहाँ से अभी क्वेश्चन बनते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो सारे टॉपिक को हम प्रयोग में लाएंगे। तो पढ़ते हैं आज हिंदी भाषा का विकास। हिंदी जो है, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है हिंदी। ठीक है, आकृति और रूप के आधार पर हिंदी ये वियोगात्मक होगा। वियोगात्मक आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। ठीक है, वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आकृति और रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की है। ऑप्शन में वियोगात्मक रहेगा, विशिष्ट रहेगा। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा ए पहला सही है, दूसरा सही है, ये दोनों सही है या ये दोनों गलत है। तो हमें पता होना चाहिए आकृति और रूप के आधार पर हिंदी जो है वियोगात्मक एवं विशिष्ट भाषा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, दूसरी चीज़, भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ठीक है, बोलने वालों प्रतिशत के आधार पर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारोपीय है, जो 78% लोग बोलते हैं भारोपीय परिवार के लोग। और द्रविड़ यहाँ पे कितने हैं? 25% लोग द्रविड़ बोलते हैं। और ऑस्ट्रिक यहाँ पे 1.3% लोग बोलते हैं और चीनी तिब्बती यहाँ पे 0.7% बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भारोपीय बोलते हैं 73% होगा ये। ठीक है, 73%। द्रविड़ बोलते हैं 25%, ऑस्ट्रिक बोलते हैं 1.3% और चीनी तिब्बती बोलते हैं 0.7%। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना है, सीक्वेंस से भी पूछ सकता है लगाने के लिए, तो हमें याद होना चाहिए भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत पाली प्राकृत भाषा होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचती है और फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। ठीक है, तो इतना एक तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है कि हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत से ही, यहाँ से ही हमारे हिंदी का विकास हुआ है, संस्कृत से ही, इसलिए इसको हिंदी की आदि जननी बोलते हैं। सबसे पहले संस्कृत आई, ठीक है, उसके बाद पाली आई, ठीक है, उसके बाद हमारी प्राकृत आई, ठीक है, और उसके बाद अपभ्रंश आया और अपभ्रंश से अवहट और अवहट से प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। ये मैंने यहाँ पे इसका सीक्वेंस लिख रखा है। तो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है, हिंदी भाषा का विकास क्रम पूछा जाता है। ठीक है, विकास क्रम पूछा जाता है, लगाने के लिए आता है। तो यहाँ पे है संस्कृत सबसे पहले आए, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आती है। ठीक है, तो ये विकास क्रम इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है। उसमें रहेगा हमारे पास पाली, प्राकृत, अपभ्रंश,
अवहट ऐसे रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, और इसके विकास का क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश में भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ अपभ्रंश भाषा का विकास, और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ जो 13वीं सदी तक चला। ठीक है, 8वीं सदी से हुआ जो 13वीं सदी से चला। और अपभ्रंश का मतलब है, अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पतन होना, मतलब कि इस भाषा का यहाँ से पतन हुआ और उसके बाद कोई दूसरी भाषा यहाँ पर आई। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब यही है। दूसरी चीज़, इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि किस भाषा में साहित्य का आरंभ हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो हमें क्या करना है? अपभ्रंश करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि साहित्य का आरंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है पतन होना। ठीक है, नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा का विकास कब से कब हुआ, तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य में अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं की, यानी जो अपभ्रंश है इसके टूटने से कौन कौन सी भाषाएं बनी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक साइड मैंने लिख रखा अपभ्रंश के भेद और एक साइड लिख रखा आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, मतलब कि पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी है जो गुजराती है, इसका जो विकास हुआ वो कहाँ से हुआ? सौर सेनी से हुआ। तो ये भाषाएं सौर सेनी से निकली है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अब क्वेश्चन ये है कि ये पेपर में कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से, ये से पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से अपभ्रंश के किस भेद से हुई है? उसमें ऑप्शन में रहेगा अर्धमागधी, मागधी और सौर सेनी या खस रहेगा। तो हमको पता है पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर सेनी से हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सौर सेनी सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ से भी आ जाएगा कि राजस्थानी आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किससे हुआ है? सौर सेनी से हुआ है। ऑप्शन में चारों रहेंगे, अर्धमागधी, मागधी, खस और सौर सेनी। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी जब इसका टेस्ट बनाऊंगा, पेपर बनाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी से। ठीक है, मागधी में बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला आते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, उड़िया अपभ्रंश के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में मागधी, अर्धमागधी, खस, सौर सेनी। तो हमें पता है किससे? मागधी से। सारे एक ही जैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। खस में पहाड़ी जो है कहाँ से आती है? खस से आती है। ब्राह्मण से पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ है। सिंधी याद रखना इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मण से। और मराठी का महाराष्ट्री से विकास हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसको याद करना जरूरी है। बाकी आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप इसकी नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है अवहट। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। विकृत रूप में मतलब कि अपभ्रंश से ही टूटा हुआ है अवहट। ठीक है, उसका मतलब यही है। और इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं और परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश किससे कहते हैं? ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा पाली को, प्राकृत को, मागधी को, अर्धमागधी को, अपभ्रंश को, अवहट को, इस तरह से। तो हमें याद होना चाहिए अवहट को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं और परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अवहट जो है अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कौन सी है? तो हमारा आंसर आ जाएगा अवध है। ठीक है, दूसरा, इसका कालखंड 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, कहाँ तक किया गया है? 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है इसका कालखंड। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अपभ्रंश का अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश किसे कहते हैं? अवध को कहते हैं। आधुनिक भारतीय और आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कौन सी है? अवध है। इसका विकास 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी के मध्य हुआ था और अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये था। नेक्स्ट आता है हिंदी की व्युत्पत्ति। थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, आपको पता है कि व्युत्पत्ति ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हिंदी की व्युत्पत्ति जो बोलेंगे हम, भारत के उत्तर में सभी को पता है सिंधु नदी बहती है। ठीक है, तो इसके साथ भारत की बहुत ठीक है, सिंधु नदी बहती, तो यहाँ पे ईरान के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे। तो ईरानी जो है सिंधु को हिंदू कहते थे। ठीक है, यानी कि सौ का प्रयोग वो किससे करते थे? ह का प्रयोग, सौ को ह मानते थे और ध को वो द मानते थे, इसलिए वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। ईरानी यानी कि जो फारसी लोग थे वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। ठीक है, अब इसका विकास चरण कैसे हिंदी बोलते हैं हम आज की डेट में, हम हिंदी बोलते हैं ना, ये कहाँ से आया? तो सबसे पहले सिंधु थी वहाँ पे, उत्तर हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु बहती है, वहाँ पे सिंधु थी। तो ईरानी आए, उन्होंने सिंधु को क्या बोला? हिंदू बोला। वो सौ को ह और ध को द बोलते थे। हिंदू से हिंद बना और उसके बाद हिंद के बाद उन्होंने इसमें ई लगाया, फारसी क्या बोलते हैं, प्रत्यय कारक लगाया ई, और उसके बाद उसमें हिंदी कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, इस तरह से। तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, न कि तेलुगु भाषा का, न कि हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, न कि हिंदी का। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं आते हैं और 18 बोलियां उसमें शामिल है। ठीक है, ये भी याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। हिंदी के भाषा समूह में कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन में रहेगा 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, 18 बोलियां ऐसे दे देगा, 19 बोलियां या 6 उपभाषा ऐसे करके। ठीक है, तो याद होना चाहिए हिंदी में 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये उपभाषा कौन कौन सी यहाँ पे मैंने लिख रखी है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और नीचे बिहारी लिख रखा है, और इसमें पहाड़ी भी आता है। ठीक है, जिसमें हम गढ़वाली कुमाऊनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें उपभाषा, बोलियां और मुख्य क्षेत्र लिख रखा है। आप नोट से इन्हें प्रॉपर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, राजस्थानी में क्या क्या आता है? मारवाड़ी, इसमें आता है पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी या ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थानी की है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है और मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था, अभी फॉरेस्ट गार्ड में ये आया था कि ये वाला, कि बघेली जो है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? ऐसे आया था क्वेश्चन, किस उपभाषा की बोली है बघेली? ऑप्शन में दे रखा था उन्होंने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी ऐसे करके। ठीक है, तो बघेली का आंसर क्या होना था? पूर्वी हिंदी। तो ऐसे ही यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, वो दे देगा मारवाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, इस तरह से रहेगा। तो हमें पता है कि मारवाड़ी जो कहाँ से आती है? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जयपुर या ढूंढाड़ी बोली भी कहाँ से आती है? पूर्वी राजस्थान से, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो वहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है?
राजस्थान के अंतर्गत आती है। एक क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता था, ढूंढाड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी बोली के नाम से। और जयपुरी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, जैसे वो दे देगा, मेवाती राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। और हमें पता है मेवाती जो है उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, और मालवी जो है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुर ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान में, और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, कैसे कैसे आएंगे वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है? कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आता है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसे सेम ऊपर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी के नाम से जाना जाता है। या कौरवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। बांगरू को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणवी के नाम से, या हरियाणवी को किस नाम से जाना जाता है? बांगरू के नाम से। बाकी क्वेश्चन सेम आएगा जैसे मैंने ऊपर पे बताया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हमारे आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बघेली वाला फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था अभी। और यहाँ पे ये इनका मुख्य क्षेत्र अवधी जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश में बोली जाती है, बघेली मुख्यतः छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी मुख्यतः यूपी में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ी, कहीं ये ना वो ऑप्शन में रहेगा कि छत्तीसगढ़ी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो आप ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी। तो अधिकतर क्या कर देंगे? छत्तीसगढ़ कर देंगे कि छत्तीसगढ़ी लेकर कर। नहीं, छत्तीसगढ़ी कहाँ पे बोली जाती है? मुख्यतः यूपी में बोली जाती है। ये बोली का नाम है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अवधी का मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, बघेली का छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी का उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है बिहारी। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी बोली जो है मुख्यतः बिहार में बोली जाती है, और मगही और मैथिली मुख्यतः यूपी में बोली जाती है। ठीक है, मगही और मैथिली मुख्यतः कहाँ पे बोली जाती है? यूपी में बोली जाती है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। ऐसे मैं आपको डीपली बताता रहूँगा, सीक्वेंस से एक साइड से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोलिए। ठीक है, धन्यवाद।